हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम ज्योग्राफी का दूसरा अध्याय 9th क्लास का पढ़ेंगे, जो कि भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। और भारत के भौतिक स्वरूप में अगर हम देखेंगे तो भारत की जो अ, आप अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको स्थलाकृति में जो भी दिखाई देगा हिमालय है। हिमालय को कितने भागों में जो है ऊपर के भाग को कितने भागों में बांटा गया है, और जो आप नीचे की ओर जाते हैं तो कैसी स्थिति आपको देखने को मिलती है। तो इन सारे बातों को हम यहाँ पर देखेंगे कि किन किन जो है भागों में निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया है। जो है हिमालय है, और जो है पर्वत है, स्थल है, पठार है, इन सारे बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग मतलब कौन सा भाग में रहते हैं आप जो है। अगर स्थलाकृति में देखेंगे, अगर आप मैदानी इलाके में रह रहे हैं तो मैदानी इलाका, पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं तो पहाड़ी इलाका, किस इलाके में आप रहते हैं। जैसे अगर ऊपर की ओर हम जाते हैं या नीचे में भी आपको पहाड़ दिखता है, दक्षिण की ओर ऊपर की ओर आपको हिमालय दिख रहा है, तो उत्तराखंड हो गया, मनाली हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सारे क्या हैं, पहाड़ी पहाड़ी इलाके हैं। आप वहाँ पे रहते हैं। देखिए आगे है कि यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे। अगर आप मैदान में रह रहे हैं तो आप जानते होंगे कि मैदान की जो है स्थिति कैसी है। अगर ये आप जो है, और यदि आप अगर पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप जो है पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। हमारे जो है देश में ये सारे जो हैं विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। जैसे क्या हो गया, पर्वत हो गया, मैदान हो गया, पठार हो गया, मरुस्थल हो गया, ये सारे के सारे हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत की भूमि जो है भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विविधताओं को दर्शाती है, और भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। कौन है, तो भूगर्भीय तौर पर आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय जो पठार है वो पृथ्वी की सतह क्या प्राचीन बहुत ही पुराना भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान जो है, हिमालय और ऊपर का जो मैदान है आप चित्र में देखेंगे, मैदान हाल के बनी स्थलाकृतियाँ। आपसे पूछा भी जाता है कि जो हाल की बनी स्थलाकृतियाँ कौन है, तो हिमालय बताइएगा। और जब आपसे पूछा जाएगा प्राचीनतम रूप से आपका कौन सा स्थलाकृति है, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो क्या है, प्राचीनतम भाग है। देखिए आगे है कि भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। क्या है, एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। ये नया है, इसलिए इसको युवा भी कहा जाता है। ये स्थलाकृति का क्या है, हिमालय जो जो है वो पर्वत श्रृंखला, हिमालय की जो पूरा पर्वत श्रृंखला है वो क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि वो युवा है। जिससे ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ है, वहाँ पर भूमि आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या है, गहरी घाटी है, तेज बहता हवा है, ऊंचा शिखर है, ये सारे इसके उदाहरण हैं। उत्तरी मैदान जो होता है वो उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। और उत्तरी मैदान किससे बना है, मिट्टी मतलब उसका क्या है, जलोढ़ है। निक्षेप मतलब मिट्टी जो है नदी के द्वारा आया हुआ है। और प्रायद्वीपीय जो पठार है आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। कौन, तो प्रायद्वीपीय जो पठार है वो आग्नेय मतलब ज्वालामुखी होता है, उसके बाद ये बना है। आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से कौन बना है, प्रायद्वीपीय पठार। तो ऊपर के चित्र को हम देखेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे जो हैं फैक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए आपको हम समझा रहे हैं। ऊपर का जो भाग है ये काराकोरम है, ये देख रहे हैं आपको जो लद्दाख के क्षेत्र में दिख रहा है, ये काराकोरम है, और ये काराकोरम दर्रा है जो कि चीन को जोड़ता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर श्रेणी में बांटा हुआ, पहला है लद्दाख श्रेणी,
जास्कर श्रेणी, ये सबसे जो नया है वो कौन सा है, ये शिवालिक श्रेणी, ये सबसे नया है। और यह जो है कुरनूर श्रेणी, ऊपर में आप देखेंगे कुरनूर का श्रेणी है। और उसके बाद जो है आप लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए हिमालय में आपको दिख रहा है ये क्या है, ये हिमालय का भाग है। ये जो ऊपर से यहाँ तक जा रहा है अरुणाचल प्रदेश तक, ये क्या है, हिमालय का भाग है। और यहाँ पर नदी भी देख सकते हैं, ये कैलाश श्रेणी है और ये मानसरोवर है। मानसरोवर से जो सतलुज नदी यहाँ पर देख सकते हैं, सतलुज का निर्माण जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो सांगपो, जो आप भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जिसको जान रहे हैं, वो चीन में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान में आपको दिखता है, हिंदुकुश दिख रहा है पाकिस्तान में। और नदी जो है, जो मानसरोवर से निकलता हुआ, कैलाश से निकलता हुआ नदी, यहाँ पर 5 आपको दिख रहा है। ये पांचों नदी के बारे में आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसको समझिए आप। ये सिंधु के 5 बिंदु, आपको पहले भी हमने बताया कि सिंधु के कितने बिंदु, तो 5 बिंदु। ये सिंधु हो गया, तो 5 बिंदु आप यहाँ पर लेकर चलेंगे तो क्या है, सतलुज है, रावी है, ब्यास है, झेलम है और सिंधु है। ये सारे के सारे कितने हैं, 5 नदी। 5 नदी जो हैं इसके किसके सहायक नदी हैं, सिंधु की सहायक नदी हैं। और ये जो निकलते हैं सतलुज, देखते हैं आप, सतलुज जो है निकलता है कहाँ से, मानसरोवर से। ये सारे नदी के बारे में आपसे जो है वो अगले दूसरे चैप्टर में आपको बताया भी जाएगा, नदी का कैसे कैसे निर्माण होता है और कहाँ कहाँ जाकर वो मिलती है, किससे मिलती है, ये बारे में हम बाद में पढ़ेंगे भी। और यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से आप ऊपर नीचे में देख भी सकते हैं कि ऊपर अगर आपको पूछेगा पामीर ग्रंथि, तो पामीर ग्रंथि कहाँ है, ऊपर में है। और ये कुरनूल श्रेणी है। ये सारे जो हैं आप देखेंगे, ये जो भाग है, ये जो भाग है ये कहाँ पर आ रहा है, तो ये भाग आ रहा है अरुणाचल प्रदेश की ओर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहे हैं पहाड़ी है, ये क्या पर्वत, ये पर्वत है, हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत के ये सारे भाग हैं। ये आपको कंचनजंगा दिख रहा है, ये कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में आपको कंचनजंगा देखने को मिलता है। ये एवरेस्ट पर्वत है, हिमालय में आप देख रहे हैं कि सबसे ऊंचा चोटी जो है वो कहाँ पर है, नेपाल, जिसको सागर माथा के नाम से भी आप नेपाल में इसको जाना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये गंगा नदी जो है कहाँ से, उत्तराखंड से निकल, गंगोत्री से निकलते हुए आपको जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गंगा नदी गिरती है। और उसके सहायक नदी यमुना हो गया, यहाँ पर घाघरा हो गया, सोन नदी, ये सब सारे उसको क्या है, सहायक नदी, किसके, तो गंगा नदी के। अब बाह्य तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे भी बाद में। और यहाँ पर आपको पहाड़ में भी, पर्वत में देखेंगे आपको गारो खासी जयंतिया, ये कहाँ पर है, तो मेघालय में गारो खासी जयंतिया के बारे में आपको बताया जाएगा। और ये जो है कहाँ पर है, मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ जो है ये पर्वत है। और यहाँ पर आपको कच्छ का रण जो गुजरात में दिख रहा है, ये क्या है, कच्छ का रण है, ये गुजरात में आपको दिखता है। इन सारे बारे में जो है, इन सारे बहुत ही गहराई से आपको बताया जाएगा आभा तंत्र के बारे में जब हम नदी को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ ध्यान से देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, मुख्य भौगोलिक वितरण, भारत की भौगोलिक आकृतियों की निम्नलिखित वर्गों में, भारत की जो भौगोलिक आकृति है उसको विभिन्न भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है, पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ऊपर में आपने देखा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर लद्दाख से आपको अरुणाचल प्रदेश की ओर आती है, ऊपरी भाग जो वही क्या है, वही भाग है हिमालय पर्वत श्रृंखला। और दूसरा जो दिख रहा है आपको उत्तरी मैदान, जब भारत की, और ये जो नक्शा दिख रहा है ये आपको उत्तरी मैदान है, क्या है, ये उत्तरी मैदान बीच का है। प्रायद्वीपीय पठार आपको नीचे दिखता है, ये जो दिख रहा है ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पे। और भारत का मरुस्थल जो दिखता है, ये भारत का मरुस्थल, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर ये जो राजस्थान है वहाँ पर आपको भारतीय मरुस्थल देखने को मिलता है। तटीय मैदान, तटीय मैदान मतलब कि जहाँ पर आप उत्तर प्रदेश की ओर जाते हैं तो वहाँ पर जो नदी गंगा जा रही है, यमुना जा रही है, यहाँ पर आपको तटीय मैदान देखने को मिलता है। और द्वीप समूह जो यहाँ पर आप देखते हैं, द्वीप समूह, यहाँ पर देखते हैं आप द्वीप समूह, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। और जो आप यहाँ पर लक्षद्वीप देख रहे हैं, ये सारे के सारे, ये लक्षद्वीप हो या अंडमान निकोबार द्वीप हो, ये इतने भागों में भारत को बांटा गया है। ये जो इतने भाग हैं, आकृतियों के आधार पर इसको इतने भागों, मतलब 6 भागों में आप याद रखेंगे। पहला याद रखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला,
उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। याद हो गया होगा। पहला क्या, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये सारे के सारे जो हैं भारत के भौगोलिक आकृति हैं। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे और जो है अच्छी सी जानकारी यहाँ पर हम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान से आप ध्यान देंगे। लिखा गया है कि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। क्या है, आप देखेंगे तो हिमालय का जो भाग है उत्तरी सीमा, वो क्या है, भूगर्भीय रूप से आप वो युवा है, लेकिन बनावट के दृष्टिकोण से क्या है, बलित पर्वत का श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। ये जो है सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है ये श्रृंखला। और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। आपसे पूछा भी जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी के नाम बताइए कौन है, तो ये क्या हो जाएंगे, हिमालय हो जाएगा। और यह अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। और यह जो है अत्यधिक क्या है, असम अवरोधों में से एक है। यहाँ से जितना नदी अगर गुजर रहा है तो ये असम को बाढ़ प्रभावित करने के लिए यही जो है कारण होता है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। और इसका जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसका किलोमीटर में देखेंगे तो 2400 किलोमीटर, कितना, 2400 किलोमीटर में ये फैला है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये कश्मीर का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको कितना, 400 किलोमीटर। जब अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो 150 किलोमीटर इसका क्षेत्र है, किलोमीटर तक ये फैला है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की जो है पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। आप जब पश्चिमी भाग, ये पश्चिमी भाग हो गया तो ये अरुणाचल प्रदेश क्या है, पूर्वी भाग है। यहाँ पर विविधता क्या है, दोनों में बहुत ही है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप देशांतरीय विस्तार देखेंगे, देशांतरीय विस्तार, तो इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। इसको कितने, 3 भागों में। देशांतरीय विस्तार में अगर देख रहे हैं तो इसको 1, 2 और 3 भागों में इसको आप बांटेंगे। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक जो है संख्या में घाटियां पाई जाती है, घाटी पाया जा रहा है। और सबसे उत्तरी भाग में स्थित, सबसे ऊपर में जो आपको स्थित है या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, जो ऊपर में आपको दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम हिमाद्री कहते हैं। जो आंतरिक या हिमाद्री भाग इसको कहा जाता है, जो कि कहाँ है, सबसे ऊपर में है। हिमालय में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर में जो भाग दिख रहा है वो हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। और यहाँ पर सबसे ऊपर का जो श्रृंखला है जो कि 6000 मीटर है और इसकी औसत ऊंचाई इतनी है। और यह जो है सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। आप देखेंगे तो इसमें हिमालय के जो सभी मुख्य शिखर आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। जो सबसे ऊपर की भाग है वहाँ पे आपको हिमालय के प्रमुख शिखर आप देखने को मिलते हैं। आपको इसमें कुछ नाम आपको दिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखेंगे। एक है माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ पाया जाता है, तो नेपाल में। और इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 8848 मीटर। कंचनजुंगा है नाम, और ये जो कहाँ पाया जाता है, तो ये भारत में। और इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। और मकालू जो है नेपाल में, और धौलागिरी भी नेपाल में। मकालू का जो हाइट है वो 8481 है, और वहीं पर धौलागिरी जो है उसका हाइट कितना है, 8172 मीटर है। याद रखेंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। एक, एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई आप बता दीजिए, ये कहाँ पाया जाता है और किस नाम से जाना जाता है। एक जो है कंचनजुंगा या जंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ पाया जाता है, भारत में, और इसकी ऊंचाई बताने के लिए कहता है। तो आप यहाँ पर ऊंचाई अगर कंचनजंगा का देखेंगे तो ये 8598 है। और यहाँ पर नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8128 है। अन्नपूर्णा जो भारत में पाया जाता है, अन्नपूर्णा ये नेपाल में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई आपको 8098 है। नंदा देवी भारत में 7817 और कामेट
भारत में 7756 और नामचा बरूचा ये भारत में पाया जाता है 7756। दोनों का याद रखेंगे, कॉमेट और नामचा बरूचा का हाइट दोनों सेम है जो कि 7756 मीटर है। और गरुला मंदाता नेपाल में पाया जाता है 7728 मीटर उसकी ऊंचाई है। अब देखेंगे आगे कि महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है और हिमालय का जो भाग है ये भाग जो है किससे बना है, क्रोड ग्रेनाइट से। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। बहुत सारे जो हिमानी जो बर्फ बनते हैं और नदी बन के आपको धरती तक पहुंचती है, ये जो है यहाँ पर बहुत सारे पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ज्ञात कीजिए कि महान जो हिमालय में पाए जाने वाले हिमालयों तथा दर्रों के नाम लिखने के लिए कहता है। और यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं, दर्रा किसको कहते हैं, एक जो पहाड़ है और उसके बीच की जो आपको छोटी सी सकरी भाग दिखेगा वो क्या है, दर्रा है। और यहाँ पर आपको इन दर्रे के नाम को बताने कहता है। और यहाँ पर जो है भारत के नक्शा में देखेंगे भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। तो यहाँ पर कंचनजंगा जो है सबसे ऊपर में है और यहाँ पर दर्रा है। तो आप दर्रे के नाम को यहाँ पर याद रखेंगे। एक है अरीसा दर्रा, ये कहाँ पर है, तो ये है लद्दाख में। और यहाँ पर देखेंगे काराकोरम दर्रा, ये भी लद्दाख में है। और आपको देखने को कौन कौन से दर्रे मिल रहे हैं, यहाँ पर ऊपर में ही आपको दर्रे मिलते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है। यहाँ पर दर्रा का नाम आप याद रखेंगे, 2-3 दर्रे हैं जो यहाँ पर काराकोरम हो गया, अल्जिस हो गया और बहुत सारे दर्रे आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे आगे कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, वह हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। और जो सबसे अधिक श्रृंखला हिमाद्री में दक्षिण रूप से देखने को मिलता है वो हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। और जो है यहाँ पर ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है। और इनकी ऊंचाई जो है कितनी है, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में औसत ऊंचाई यहाँ पर आपको मिलती है। और चौड़ाई आपको कितना, 50 किलोमीटर चौड़ाई इसका है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे ऊंची तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। कौन है, तो पीर पंजाल जो है ये सबसे ऊंचा है। पीर पंजाल क्या है, सबसे ऊंचा है जो दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण भागों में ये जो है पाया जाता है। कौन है, पीर पंजाल। और धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। महाभारत जो श्रृंखलाएं हैं वो भी आपको महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। कहाँ पर है, तो महाभारत और धौलाधर में आपको देखने को जो मिलता है। इसी घाटी में आपको कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा में कंगूर एवं कंगूर की घाटियाँ, हिमाचल में क्या है, कांगड़ा और कंगूर की है। और जो है धौलाधर में आपको देखने को क्या मिलता है, कश्मीर की घाटी देखने को मिलती है। अब है कि इस क्षेत्र में पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। और यह क्षेत्र क्या है, हिमाचल का और जो है यहाँ पर धौलाधर का ये भाग जो है ये क्या पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर एटलस से आप जो है मसूरी, नैनीताल, रानीखेत की स्थिति को जानने के लिए कहता है। उन राज्यों के नाम लिखे जहाँ वे स्थित है। आप मसूरी जाएंगे तो आपको हिमाचल और नैनीताल हिमाचल और रानीखेत ये आपको देखने को वहाँ पर मिलते हैं। अब आगे है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। जो बाहर का आपने देखा कि ये 3 भागों में बांटा जा रहा है, तो ये भाग जो है ये क्या है, ये शिवालिक है, ये शिवालिक है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई कितना है, तो 900 से 1100 मीटर के बीच है। ऊंचाई 900 से 1100 और चौड़ाई कितना, 10 से 50 किलोमीटर। यह श्रृंखलाएँ उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियाँ द्वारा लाई गई और संपीड़ित अवसादों से बनी है। और ये श्रृंखला किससे बनी है, जो ऊपर से लाया हुआ जो नदी द्वारा जो लाया गया अवसाद है उससे इसका निर्माण हुआ है। ये घाटियाँ बंजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। बजरी और जो है जलोढ़ की मोटी परत से ढका हुआ है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जो आप देखेंगे तो हिमाचल
और शिवालिक। हिमाचल और शिवालिक के बीच की जो आपको लंबवत लाइन दिख रहा है, ये क्या है? ये जो इसको लंबवत घाटी जो है, इसको दून के नाम से भी जाना जाता है। ये जो भाग है, ये इसको क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। कुछ प्रसिद्ध दून जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये जो है क्या है? घाटी हैं। और ये घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया। ये जो कहाँ पर हैं? तो हिमाचल और तथा शिवालिक के बीच का स्थित लंबवत घाटी है। लंबवत घाटी है, जो कि दून के नाम से जाना जाता है। और देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, ये सारे। यहाँ पर फिर आपको एक चित्र जो भारत के भाग को दिखाने के लिए यहाँ पर जो मुख्य भौगोलिक वितरण है भारत का, उसको दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, आपको ये क्या क्षेत्र है? ये जो क्षेत्र है, ये 1200 से ऊपर है। आप जब देखेंगे तो ये क्षेत्र क्या है? 1200 से ऊपर का क्षेत्र आपको दिखाई देता है। ये जो है 600 से 1200 है, और ये 300 से 600, और 0 से 300, और पर्वत श्रेणी। ये जो भाग दिख रहा है, ये क्या है? पर्वत श्रेणी। ये भाग जो दिख रहा है क्या है? ये पर्वत श्रेणी का भाग है। और जब आप देखेंगे ऊंचाई में, तो ऊंचाई का भाग ये क्या है? ये ऊंचाई का। गहराई में आपको जो दिख रहा है, लंबे लंबे दूरियों तक आपको दिखाई जो दे रहा है, ये क्या है? ऊंचाई का है। आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है, 1 2 करके दिखाया गया है। देखिए, एक तो एक में आपको दिख रहा है, मतलब 1200 से ऊपर मीटर की ऊंचाई है। दूसरा देखेंगे, ये दूसरा है। ये जो दूसरा भाग है आपको 600 से 1200 मीटर है। और ये जो चौथा भाग है, ये चौथा आपको दिख रहा है 0 से 300। ये मरुस्थल का, भारतीय मरुस्थल है, इसलिए। और पाँचवा में आपको जो दिख रहा है, ये क्या है? ये आपका पर्वत श्रेणी है। ये देख रहे हैं, ये पर्वत श्रेणी। यहाँ पर भी पर्वत है, यहाँ पर भी पर्वत है, यहाँ पर भी पर्वत आपको देखने को मिलता है। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिमालय के जो पर्वत हैं, हिमालय पर्वत। ये आपको हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है। ये ढलान दिख रहे हैं, पर्वत का जो ढलान आपको दिखाई देता है। देखिए, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक की स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। मतलब पूर्व से पश्चिम, मतलब पूर्व ये हो गया, तो ये पश्चिम हो गया, जो कि पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत, मतलब कि ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, तो ये हो गया आपका गुजरात। ऐसे भागों में भी बांटा गया है। देखिए क्या है, इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है, और इसको जो है नदी घाटी के आधार पर आप कर किए गए हैं। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पंजाब हिमालय के नाम से कैसे जाना जाता है? तो जो आप भारत के नक्शा में देखे थे, ये आपका सतलुज हो गया और ये सिंधु हो गया। तो ये सिंधु हो गया, तो ये सिंधु जो गुजर रहा है ऊपर के भाग को, और यहाँ पर आपको सतलुज नीचे दिख रहा है। तो यही भाग क्या होगा? ये जो बीच के भाग हैं, ये क्या है? ये पंजाब हिमालय है। ये जो है क्या है? पंजाब हिमालय है, इसके नाम को जाना जाता है। लेकिन पश्चिम के से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा जो है हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और पश्चिम से पूर्व, जब ऊपर की ओर आप देखते हैं तो सिंधु गुजर रही है, तो पश्चिम, ये पश्चिम का भाग हो गया, और ये पूरब का भाग हो गया। जब ये पश्चिम और पूरब के भाग को देखेंगे, जो कि मानसरोवर की ओर जाता है, वहाँ से निकलता है, तो ये जो भाग है, ये क्या हो जाएगा? ये जो भाग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ये आपका कश्मीर तथा हिमाचल जो है, हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना ये जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित सतलुज और काली, यहाँ पर याद रखेंगे, एक है, अब आया है सतलुज और काली। एक था सतलुज सिंधु, जो कि पंजाब हिमालय के नाम से, और एक है आपका जो पूरब का भाग है, जो पश्चिम से पूर्व का जो भाग है, उसको आप बोलते हैं कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से। जो सतलुज और हिमालय का जो भाग था, उसको किन कारण जिससे इसको पंजाब का भाग कहे थे, तो सतलुज और सिंधु के बीच का जो हिमालय भाग है, इसी के कारण इसको पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे सतलुज तथा काली नदियों के बीच में जो भाग है स्थित, बीच के स्थित हिमालय के भाग को कुमारू
कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं किसको, जो सतलुज तथा काली नदी के बीच का स्थिर जो भाग है, स्थिर भाग हिमालय के भाग को किस नाम से, तो कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे है कि काली तथा तीस्ता नदियाँ जो नेपाल हिमालय एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय की सीमांकन करती है। और असम हिमालय का सीमांकन दिहांग नदियाँ तथा तीस्ता तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ करती है। और यहाँ पर काली तथा तीस्ता नदियाँ जो है नेपाल हिमालय का जो है सीमांकन करती है, एवं तीस्ता और दिहांग जो है असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय को कुछ क्षेत्रीय नाम भी आपको जानने हैं, जो कि हिमालय के किन किन नामों से जाना जाता है। अब आ गया है कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। जो ब्रह्मपुत्र है, आप देखते हैं कि यहाँ पर सांगपो के नाम से जो चीन में जाना जाता है, ये जो है उत्तर का सीमा बनाता है। दिहांग महाखंड गॉर्ज, मतलब जिसको गॉर्ज भी बोलते हैं, गार्ज भी बोलते हैं, के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखी मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा में प्रवेश करता है। यहाँ पर देखेंगे जो गार्ज बनाते हुए कहाँ पर, दिहांग महाखंड के बाद जो है भारत हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा मतलब दक्षिण, मतलब कि जो ऊपर का जो भाग है दक्षिण की ओर प्रवेश कर रहा है, मतलब दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाता है नीचे की ओर, ठीक, तीखा मोड़ बनाता हुआ, और यह पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। और पूर्वी सीमा के साथ क्या होता है, ये पूर्वी सीमा है तो ये पूर्वी सीमा की ओर फैलता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। और ये जब पूर्वी सीमा की ओर फैल रहा है दक्षिण की ओर, ये यहाँ से आया तो यहाँ से दक्षिण की ओर फैल रहा है, तो इसको पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के श्रृंखलाओं के पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी सेल हैं से बनी है। ये जो पहाड़ी किससे बनी है, तो मजबूत बलुआ पत्थर और अवसादी सेल से बना है। और ये जो पहाड़ी है उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरता है। ये उत्तर का भाग है और ये पूर्व का भाग है, जो कि आप जो पूर्वी भारत है उस के रूप में आप देखते हैं। इसमें आप देखेंगे आगे जो कि ये घने जंगलों से ढकी है और अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिंजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। आप देखेंगे 7 राज्य आपको जो देखने को मिलता है पूर्व में, आप में उसमें जो देख रहे हैं तो नागा हो गया, मिजो हो गया, मणिपुर हो गया, ये सारे के सारे पहाड़ी आपको पूर्वांचल में देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे मैदानी उत्तरी मैदानी के बारे में। उत्तर का जो मैदान है वो कैसा है और किन नाम से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है, इन सारे बारे में हम इस बात को यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए उत्तरी मैदान जो है मुख्य 3 प्रमुख नदियाँ जो कि सिंधु हो गया, गंगा हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया, इनकी सहायक नदियों से बना है। किन किन, तो 3 प्रमुख नदी में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, किस, तो जलोढ़ से। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन जो कि द्रोणी है के नाम से भी जाना जाता है में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। और यहाँ पर निक्षेप के द्वारा जो है हिमालय के गिरिपाद में जो निक्षेप होता है उसके कारण ये जो क्षेत्र है उत्तर का वो बनता है और ये जो है उपजाऊ मैदान होता है, जिससे कि उपजाऊ मैदान का निर्माण यहाँ पर होता है। और इसका विस्तार देखेंगे तो उत्तर मैदान का इसका विस्तार आपको देखने को 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। और इसका जो लगभग आप देखेंगे तो किलोमीटर में 2400 किलोमीटर लंबा और 240 किलोमीटर जो है ये चौड़ा है। 240 से 320 किलोमीटर ये चौड़ा है। जो उत्तरी मैदान है ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आपका फैला हुआ है। और जब हम ऊंचाई और लंबाई में देखेंगे तो इसका 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर तक ये चौड़ा है, ठीक। उत्तरी मैदान आपको यहाँ पर दिख रहा है। और क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। यहाँ पर से आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा द्वीप है, नदीय द्वीप जो सबसे क्या है, विश्व में सबसे बड़ा है, तो ये मांझोली है। ये किस नदी में है, तो यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और यह जो यहाँ पर मनुष्य रहते हैं। देखिए यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र उत्तरी का जो मैदान क्षेत्र है ये सघन बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों, क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र है और जहाँ पर आपका पानी मिल जाए, जहाँ पर ज़मीन आपको मिल जाए, वहाँ पर खाने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए आवास हो, ये जो है ज़्यादा जो है सघन क्षेत्र होता है।
यहाँ पर है कि समृद्ध मृदा, आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता तथा अनुकूल जलवायु के कारण जो है कृषि की दृष्टि से यह भारत का जो है अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी है और नदियों के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब नदी उतरती है पहाड़ से, जब यह मैदान में आती है तो यहाँ पर क्या है, ढाल कम है। ढाल जो जब रहेगी तभी तो वो तेज़ से चलेगी, लेकिन यहाँ पर ढाल कम है। जब ढाल कम है तो क्या होगा, उसका गति कम हो जाता है, जिसके जो है परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो नदियाँ द्वीपों का निर्माण होता है। नदियाँ द्वीप जो है छोटी छोटी नदी का जो है यहाँ पर निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के जो है कारण बहुत ही धाराओं में बट जाती है। और जो है ये नदी गाद जमा जब हो जाता है तो उसके कारण जो है ये बहुत धारा में बट जाते हैं। इन धाराओं का विस्तारित वितरिकाएँ कहा जाता है। और जब ये धाराएँ बहुत सारी धाराएँ बन जाती हैं इन गाद के कारण, जो इसी को हम क्या बोलते हैं, वितरिकाएँ बोलते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ क्या होता है, दोआब मतलब दो नदियों के बीच के भाग को हम दोआब कहते हैं। मतलब ये एक नदी हो गया, एक ये नदी हो गया, ये जो बीच का जो भाग है इसी को हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो अर्थात दो तथा आब मतलब पानी, मतलब दो स्थानों के पानी के भाग हैं, उसी को हम दोआब बोलते हैं, बीच का जो आपको भाग दिख रहा है। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बन है, पंच मतलब अर्थात पाँच, आब मतलब पानी, मतलब पाँच जो है पानी के जॉइंट से यह बना है, कौन, तो पंजाब। यहाँ पर जो पंजाब का आपसे पूछा भी जाता है कि आब का मतलब क्या होता है, तो पानी होता है पंजाब, आब है तो पंजाब मतलब पाँच, और पंच मतलब पाँच, आब मतलब पानी, पांच पानियों के जो हैं संयोग से मिलकर बना है क्या, तो पंजाब। और दोआब क्या होता है, तो दो शब्दों के मिल से बनता है दोआब, मतलब दो आब मतलब पानी। तो दो पानियों के बीच के जो भाग होते हैं, बीच का भाग, उसी को हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। अब है आगे कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। उत्तर का जो भाग पश्चिम भाग है, ये जो देखेंगे उत्तर में, अगर आप भारत के नक्शे को आप बनाते हैं और यह जो आपको दिख रहा है, ये जो भाग है, ये भाग पंजाब का क्षेत्र है, और यह जो है उत्तर का भाग है। और यह जो भाग है उत्तरी मैदान के ये पश्चिम भाग है, कि ये पश्चिम का भाग है। जब ये पश्चिम का भाग है तो ये इसको क्या बोलते हैं, पंजाब कहा जाता है, पश्चिमी भाग को पंजाब कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। और यह भाग जो बहुत सारे भाग जो हैं ये पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर सिंधु के 5 बिंदु हैं, 5 सहायक नदी हैं, इसके कारण जो है इसका भाग बना हुआ है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हिमालय से निकलती है। कौन कौन जो है वो हिमालय से निकलती है, तो इसमें कौन है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, 5 नदी है। 5 नदी का नाम याद रखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन है, झेलम याद रखें, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 3 2 5 3 में आप देखेंगे तो कौन कौन से हो गए, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलुज हो गया। ये 5 नदी जो हैं किसके सहायक नदी हैं, तो सिंधु के हैं। और ये जो भाग है यही पंजाब में आपको देखने को मिलता है, जो कि हिमालय से निकलता है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या क्या है, बहुत ही अधिक है। जब नदी के दो नदियों के बीच के जो भाग हैं ये बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। ज़्यादा जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ से आपको सतलुज, यहाँ पर देखेंगे तो ये सतलुज है, झेलम है, ब्यास है और यहाँ पर चिनाब और रावी जो आपको दिख रहा है, ये जो भाग है, ये क्या है, दोआब है। ये दो नदी है, ये दो नदियों के बीच के भाग जो हैं ये क्या कहलाते हैं, दोआब कहलाते हैं। अब है आगे कि गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। गंगा के मैदान मतलब जो गंगा का मैदान है जो उत्तराखंड से निकलती है, और इसके बीच का जो भाग है वो किस नदियों का विस्तार है, तो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच के भाग मैदान में आपको गंगा मिल रही है। गंगा के मैदान का जो विस्तार जो है वो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में है। यह उत्तरी भारत में जो है हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ,
हरियाणा हो गया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व जो है विशेषकर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र कहाँ पर है? तो असम में आपको पूर्व में देखने को मिलता है। पूर्व में आपको असम में ब्रह्मपुत्र देखने को मिलता है। और गंगा आपको हो गया हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ भाग में आपको देखने को मिलता है। देखिए आगे है कि उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावाचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। मतलब उत्तर का जो व्याख्या है वो उसमें आप देखेंगे तो सामान्यतः इसके उच्चावाचों के बिना किसी विविधता के वाले समतल हैं उसके समतल स्थान के रूप में उसको किया जाता है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता आपको दिखता है। आकृति जो है आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। इसमें नदियाँ पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। जब नदी पर्वत से उतरती है तो शिवालिक जो पहाड़ी है वहाँ पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी जो है वहाँ पर आपका निक्षेपण होता है, गुटिका का निक्षेपण होता है। इसके जो है इसे भावर के नाम से भी जाना जाता है। और इसको जो है जो निक्षेपण हो रहा है 8 से 16 किलोमीटर के बीच में उसको भावर के नाम से ही आप जानते हैं। और सभी जो नदी हैं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। और जब ये सरिताएँ जो नदी आती है वो कहाँ पर? तो इसी भावर पट्टी में विलुप्त हो जाता है। और इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएँ एवं नदियाँ पुनः निकल आती है। और जब यह दक्षिण की ओर आती है तो ये नदियाँ जो हैं क्या होता है? पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। और जब दक्षिण की ओर प्रवेश करती है तो ये नम और दलदल क्षेत्र यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? जिसको आप तराई के नाम से भी जानते हैं, जिसको तराई भी कहा जाता है, जिसे तराई कहा जाता है। यह जो है यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। और यहाँ पर बहुत सारे जो हैं आपको पशु पक्षी मिलते हैं, वन्य प्राणी बहुत सारे मिलते हैं। बंटवारे के बाद जो है पाकिस्तान में से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया। जो बंटवारा हुआ तब जो है कृषि भूमि बनाने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। और इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात करने के लिए कहा था। और इसी क्षेत्र में आपको जब देखेंगे तराई के क्षेत्र में तो यहाँ पर आपको दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपको देखने को मिलता है शिवालिक पहाड़ियों के नीचे। और यहाँ पर देखेंगे तो आगे है कि उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। जो उत्तर मैदान का भाग जो है वो किससे बना है? तो जलोढ़, जो पुराना जलोढ़ है वह नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र, जो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। और नदी के जो बाढ़ वाला जो भाग है उसके ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृतियाँ प्रदर्शित करती है। इस भाग को भांगर के नाम से जो पुराना मिट्टी आपको दिख रहा है वो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको आप भांगर के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में जो है इस क्षेत्र में के मृदा में आपको चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। जो मृदा भांगर है वहाँ पर आपको क्या पुराना अगर जलोढ़ है उसको भांगर बोलते हैं। और यह जो है चूनादार जो है निक्षेप यहाँ पर पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। जिसको उसमें जो है छोटा छोटा जो कंकर आपको मिल रहा है उसको चूनेदार निक्षेप कहा जाता है। उसको कंकर भी पुरानी भाषा में कहा जाता है, स्थानीय भाषा में। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। जो बाढ़ वाला क्षेत्र होता है, जो युवा निक्षेप होता है उसको खादर के नाम से जानते हैं। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। जो खादर होता है उसका पुनर्निर्माण जो है प्रत्येक वर्ष होता है। इसीलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। और जो है इसीलिए के कारण जो ये क्या होते हैं? गहन खेती के लिए होते हैं। और उपजाऊ मिट्टी होता है जो खादर होता है। खादर मतलब पुराना नहीं बल्कि नया जो निक्षेप होता है उसको हर साल होते रहता है, वो खादर हो गया। जो पुराना निक्षेप है वो बांगर हो गया, या उसको कंकर के नाम से भी आप जानते हैं। अब आपका है प्रायद्वीपीय पठार। तो क्या है ये? तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों का बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अववाह के कारण बना है। जो प्रायद्वीपीय पठार है ये किससे बना है? गोंडवाना भूमि के टूटने और अववाह के कारण ये बना है तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। और इसी के कारण जो है ये हिस्सा है प्राचीनतम रूप से गोंडवाना भूमि के टूटना के कारण, अववाह मतलब नदियों के कारण ये बना है। इस पठारी भाग में चौड़ी
तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के जो हैं 2 मुख्य भाग हैं, जो कि एक मध्य उच्च भूमि है और दूसरा दक्कन का पठार है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि गोंडवाना के भूमि के टूटने और अफवाह के कारण किसका निर्माण हुआ है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। इसमें जो है आपको किन शैलों से बना है, किस कारण से ये इसका जो है आकृति बनता है, तो पुराने क्रिस्टलीय और आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से इसका निर्माण होता है। और यह जो है आप देखेंगे तो प्राचीनतम भूभाग है, और यह जो है आपका छिछली और चौड़ी घाटियों एवं गोलाकार पहाड़ियाँ इसमें आपको देखने को मिलता है। इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक जो है मध्य उच्च भूमि हो गया और दूसरा जो है आपका दक्कन का पठार हो गया। आगे है कि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। जो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार है, वह जो भाग है वो कहाँ पे, तो वो मालवा के पठार के अधिकतर भाग में फैला हुआ है। उसे आप क्या बोलते हैं, उसे जो कहा जाता है 2 भाग में अगर बांट रहे हैं तो उसमें जो नर्मदा के नदी के उत्तर प्रायद्वीपीय पठार है और वहाँ पर जो आपको मालवा के पठार का अधिकतर भाग जो फैला मिल रहा है, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं मध्य उच्च भूमि के नाम से इसको आप जानते हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे तो इसमें विंध्य श्रृंखलाएं दक्षिण के सतपुरा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम के अरावली से घिरा हुआ है। वो जो विंध्य श्रृंखला है किससे घिरा हुआ है, दक्षिण का सतपुरा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम का जो है अरावली, ये दोनों से कौन घिरा हुआ है, तो विंध्य श्रृंखला घिरा हुआ है। दक्षिण में कौन है, तो सतपुरा श्रृंखला है, और उत्तर पश्चिम में कौन है, तो अरावली है। इनसे ये विंध्य श्रृंखला घिरा हुआ है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाते हैं। जब पश्चिम की ओर देखते हैं तो ये राजस्थान में जाकर बलुई में ये जो है मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ आप देखेंगे तो कौन कौन सी हैं, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहता है, जो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर बहता है। इस प्रकार ये देख सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ से आपको नदी निकलती हुई दिख रही है, जो कि चंबल, सिंध और बेतवा, केन, ये सारे जो है दक्षिण पश्चिम से कहाँ, तो उत्तर पूर्व की, मतलब ये जो भाग आप देखते हैं ये दक्षिण पश्चिम है, यहाँ से ये ऐसे बहती है उत्तर पूर्व की ओर। आगे है इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। और मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। मतलब जो आप देखेंगे तो पश्चिम में आपको थोड़ा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन जब पूर्व जाता है तो वो संकीर्ण हो जाता है। ठीक, इस पठार में पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। और ये जो पूर्व के भाग में देखेंगे तो इसको आप क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड, या आप इसको बघेलखंड के नाम से भी जानते हैं। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी या द्वारा अवाहित छोटा नागपुर के नाम से जो है नागपुर पठार को दर्शाता है। ये जो आप देखते हैं भारत के नक्शा में देखेंगे तो ये जो भाग है ये छोटा नागपुर का पठार है, और यहाँ से नदी गुजरता है तो ये उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। तो उत्तर पूर्व की ओर जाता है तो ये जो भाग है ये किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है किसको, इसके पूर्व का जो विस्तार है ये दामोदर नदी द्वारा जो अवाहित छोटा नागपुर, ये जो है छोटा नागपुर को दामोदर नदी द्वारा जो अवाह है नदी जो है उससे छोटा नागपुर आपको देखने को मिलता है। आगे है कि दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्षिण का जो ये पठार है यहाँ पे ये त्रिभुजाकार है, मतलब त्रिभुजाकार है। और जो नर्मदा के दक्षिण में स्थित है, ये नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलता है ये दक्षिण का भाग है। क्या ये दक्षिण का भाग है, दक्षिण के भाग में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व स्थित है। यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको इसका जो उत्तर के इसके जो चौड़ा आधार है ये सतपुरा श्रृंखला है। आप एक बार पुनः देखेंगे तो ये जो भाग है ये आपका उत्तर का भाग, मतलब उत्तर का जो भाग है उत्तर ऊपर की भाग ये सतपुरा हो गया। और जब ऊपर की और हम पूरब की ओर जाएंगे तो पूरब में आपको कैमूर की पहाड़ी मिलेगा, मैकाल श्रृंखला मिलेगा, महादेव, ये सारे जो हैं पूरब में है। ये कहाँ है, तो ये पूरब में है। ठीक, भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए भी कहता है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की और
कम ढाल वाला है। जब हम दक्षिण का पठार देखेंगे तो ये दक्षिण का पठार है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ऊंचा में दिखेगा। जब ये पूरब की ओर जाता है तो पूरब में आपको क्या होता है, इसका ढाल जो है कम हो जाता है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंगा पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जो आपको पूरब में उत्तर पूर्व में दिख रहा है, ये जो भाग देखते हैं तो ये उत्तर पूर्व का जो भाग है, ये आपको क्या दिखता है, इस नाम से मेघालय या कार्बो एग्रोला जो है एग्रोला, और इनको जो है उत्तर पूर्व में, जिसको स्थानीय भाषा से इसको पठार बोला जाता है, मेघालय या आपको मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग है, और ये जो है एक भ्रंश मतलब टूटा हुआ, ये जो है यहाँ पर जब एक स्थान से दूसरे स्थान बीच का जो भाग यहाँ टूट गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, भ्रंश बोलते हैं, और इसी से ये अलग हुआ, आपको छोटा नागपुर से अलग हुआ देखने को मिलता है। पश्चिम से पूर्व की और 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया हैं, जो कि यहाँ पर आप देखते हैं मेघालय में आप। तो पश्चिम के पूर्व, यहाँ पर आप एक मिनट रुकिए, ये जो भाग है आप देखते हैं तो ये भाग जो है, ये भाग यहाँ पर आपको मेघालय मिलता है, और पश्चिम से पूर्व, ये पश्चिम हो गया तो ये पूर्व हो गया। तो पश्चिम से पूर्व मतलब क्या, तो ये गारो, पहले गारो आएगा, तब खासी आएगा, तब जयंतिया आएगा, पहले गारो, तब खासी और तब जयंतिया, ये जो है पश्चिम से पूर्व हो गया। ये आपको यहाँ पर देखने को मेघालय में मिलता है। अब आगे है दक्षिण के पठार के पूर्व, दक्षिण का जो पठार है उसके पूर्व एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। और ये जो यहीं पर क्या है, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट है और पूर्वी और पश्चिमी घाट है। ये पूर्व का घाट हो गया, ये पश्चिम का घाट स्थित है। पश्चिमी घाट जो है पश्चिम तट के समांतर स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं तो ये पश्चिमी घाट है, तो ये पश्चिम तट के समांतर है। पूर्वी जो है पूर्व तट के समांतर है। ये सतत हैं, उन्हें जो है केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। क्या, तो पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है, वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जाता है। ये जो है इसको सिर्फ आप केवल जो है दर्रा से ही, आप बीच का जो रास्ता होता है, जो छोटा आप देख रहे हैं छोटा सा सकरा रास्ता, उसको इसी के द्वारा इसको आप पार कर सकते हैं। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करने के लिए कहता है। ये जो आप देखते हैं भारत के मानचित्र में, यहाँ पर आपको थाल, भोर और यहाँ पर आपको जो है पाल घाट आपको देखने को मिलता है, और यहीं से आप इसका जो है पार करते हैं इस स्थान को, पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, और जब हम देखते हैं तो पश्चिमी घाट जो ये पूर्व का घाट है, ये पश्चिम का घाट है, ये थोड़ा ऊंचा है। ये क्या है, थोड़ा ऊंचा है। और पूर्व जो है पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में ये जो पूर्वी घाट जो है 600 मीटर है, ठीक। और पश्चिमी जो घाट है ये 900 से लेकर 1600 मीटर है, 1600 मीटर है। इसका जो है ऊंचाई 1600 मीटर है पश्चिमी घाट का, और पूर्वी घाट का जो है ऊंचाई 600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी के से दक्षिण में नीलगिरी तक है। ये जो देख रहे हैं पूर्वी घाट का, ये यहाँ पर आपको महानदी मिलता है। तो महानदी जो है, महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ, ये दक्षिण में है नीलगिरी, ये जो है यहाँ पर नीलगिरी मिलेगा, यहाँ पर महानदी मिलेगा। ये महानदी पूरब में, और यहाँ पर दक्षिण में आपको क्या, तो आपको मिल रहा है नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी नदी मिलता है। पश्चिम जो आगे है कि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, इसका जो विस्तार सतत नहीं है, यहाँ पर टूट टूट के आपको देखने को मिलता है। ये अनियमित है, एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। और जो बंगाल की नदियों में, खाड़ी में जो गिरता नदी है, इसी के कारण जो ये सतत नहीं है, इसके कारण जो ये पहाड़ कटे हुए आपको देखने को मिलते हैं। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, और पश्चिमी घाट है, यहाँ पर आपको पर्वत, मतलब पर्वत यहाँ पर है, यहाँ से हवा जो है समुद्री हवा चलती है, यहाँ टकराती है और यहाँ पर बारिश होती है। तो इसी के कारण जो यहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है, ठीक। आगे है कि यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। और ये जो है वर्षा घाट के स्थित जो ये ढाल है, यहाँ पर टकराती है और आर्द्र हवा, और इसके कारण जो यहाँ पर पश्चिमी घाट में बारिश होती है। और पश्चिमी घाट की विभिन्न स्थानीय नाम, इसको जो पश्चिमी घाट है, इसको विभिन्न नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट
की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। जो उत्तर की से यहाँ है, ये उत्तर है, तो दक्षिण की ओर जब हम जाते हैं तो इसको ऊंचाई जो है ढाल की ये बढ़ता जाता है। पश्चिमी घाट के विभिन्न स्थानीय नाम से जाना जाता है और घाट की ऊंचाई क्या होता है, दक्षिण की ओर जाते हैं तो उसका बढ़ता है। इस भाग के जो हैं इस भाग के शिखर ऊंचे हैं और यहाँ पर जो भाग है शिखर जो है ये क्या है, ऊंचा है। जैसे जैसे यहाँ पर आपसे नाम बहुत बार पूछा जाता है, जो आपको यहाँ पर आपको ऊंचा जो शिखर मिल रहा है जो कितने कितने मीटर का है। देखिए अनाई मुडी इसका जो 2695 मीटर, इसका जो है 2695 मीटर है यह, तथा डोटा बेटा ये 2633 मीटर इसका ऊंचाई है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है महेंद्रगिरी है 1500 मीटर। पूर्वी घाट में आप देखेंगे तो ये पूर्व का है, ये पश्चिम का घाट है। पश्चिम के घाट में आपको अनाईमुडी जो 2695 है और महेंद्रगिरी जो है ये पूरब में है महेंद्रगिरी, इसका ऊंचाई 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेबराय तथा जावेडी पहाड़ियाँ, ये जो दक्षिण पश्चिम आपको पूर्वी घाट में देखने को मिलता है, दक्षिण पश्चिमी ये आपका दक्षिण पश्चिमी है। ये दक्षिण पश्चिमी जो दिख रहा है ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया। यहाँ पर जो है जो मिल रहा है आपको ये सेबराय और जावेडी की, यहाँ पर जो है सेबराय और जावेडी की पहाड़ी आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर स्थित है। आगे है कि उडंगमंगलम जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है तथा कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति की मानचित्र में देखने के लिए कहता है। देखिए आपको ऊटी के नाम से जो जाना जाता है उडग मंडलम, जिसको आप ऊटी कहते हैं, और जो एक और नाम है कोडई कनाल जो यहाँ पर आपको मिलता है पहाड़ी स्थित प्रायद्वीपीय पठार में पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाए जाने वाली काली मृदा, यहाँ पर जो है काली मिट्टी आपको मिलती है जिसे दक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है, और काली मृदा है और इसको दक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है और जो इसकी उत्पत्ति भी जो है ज्वालामुखी से हुई है। इसीलिए इसे सेल आग्नेय भी कहते हैं, इसीलिए इसको सेल आग्नेय ये इसके जो है इसीलिए इनके सेल आग्नेय हैं। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है, और अपर्दन के कारण जो है सेल जो अपर्दन होता है इसके कारण जो है काली मृदा का निर्माण होता है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं जो है पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे में स्थित है। ये पूछा भी जाता है कि ये जो देख रहे हैं उत्तर पश्चिम बोल रहा है, तो ये उत्तर पश्चिम आपका भाग हो गया, और यहाँ पर आपको अरावली की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही अपर्दित है मतलब कटा हुआ है, और यहाँ जो है खंडित मतलब बहुत ही खंडित पहाड़ी है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। कौन जो है दिल्ली से गुजरात और उत्तर पश्चिम दिशा में फैला हुआ है, तो वो अरावली का पर्वत है। अरावली पर्वत आपको देखने को मिलता, अरावली की पहाड़ी जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। पहाड़ी मतलब पहाड़ी जो होता है ये थोड़ा इसका चौड़ाई ज़्यादा होता है, पर्वत जो होता है उसका चौड़ाई कम होता है, ऊंचाई ज़्यादा होता है। ये हो गया पर्वत, ये हो गया जो पहाड़ हो गया, ये पठार जो है आप जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, अरावली की पहाड़ी, पहाड़ी का वो देखते हैं तो ये पहाड़ हो गया, ये क्या हो गया पहाड़। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पर्वत। आप ऊंचाई के जो है ऊंचाई के 600 मीटर से अगर 600 मीटर तक इसका ऊंचाई है तो ये जो है पहाड़ के नाम से जाना जाता है। आप 6 क्लास में इसके बारे में पढ़े भी हैं। देखिए यहाँ पर जो है जिनसे काली मृदा का निर्माण होता है, और अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम कहाँ पे पश्चिमी, यहाँ पर जो गुजरात का भाग है, यहाँ पर गुजरात का भाग और दिल्ली से होते हुए ये जो है फैला हुआ भाग है। देखिए अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे में स्थित है। ये बहुत ही अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ, ये जो है बहुत ही अपर्दित है और खंडित टूटा हुआ पहाड़ी है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व हो गया, यहाँ तक फैला हुआ है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल के बारे में। देखिए अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। जब आप देखते हैं जो आपको बोला गया कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये अरावली पहाड़ी है, तो यहाँ पर आपको पश्चिम में आपको थार मिलता है जो कि कहाँ पे
कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। थार मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिंबों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिमी से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और इसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ से आप देखते हैं तो लूनी सबसे क्षेत्र की ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नदी जो है उसकी लंबाई किसकी है, तो लूनी की है। और लूनी जो है ये विलुप्त हो जाती है कहाँ पे, तो गुजरात में जाके, और ये समुद्र से नहीं मिलती है, और ये इसकी लंबाई जो है मरुस्थल में सबसे ज़्यादा है। आगे देखेंगे तो बरकान अर्धचंद्राकार बालू का जो टीला होता है, ये जो अर्धचंद्राकार जो बालू का टीला ऐसे करके जो बालू का टीला है, ये आपको यहाँ पर आपको देखने को अधिक क्षेत्र में मिलता है। लेकिन लंबत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता में पाए जाते हैं। जो लंबत टीला है ऐसे ऐसे करके, वो आपको भारत और पाकिस्तान के सीमा में पाया जाता है। यदि आप जैसलमेर जाएँ तो बरकान के समूह देख सकते हैं। बरकान के मतलब अर्धचंद्राकार जो बालू है उसके टीला को आप देख सकते हैं। आगे है तटीय मैदान। अब हम तटीय मैदान को देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार। ये प्रायद्वीपीय जो पठार है, इसी के जो हैं आपको तटीय जो भाग है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। ये जो पश्चिम में अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक पूरा विस्तृत है। पश्चिमी तट जो है पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के स्थित जो है अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। यहाँ पर आप समझेंगे तो ये पश्चिमी घाट हो गया और ये जो अरब सागर हो गया, ये अरब सागर है, ये पश्चिमी घाट है, और यहाँ से पूरब की ओर जो है पूरब की ओर अरब सागर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये मैदान जो है दिखने को मिलता है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तर भाग को कोंकण जो मुंबई गोवा जो ये जो तट का भाग है, उत्तर की ओर अगर हम जा रहे हैं, ये गोवा हो गया, ये उत्तर की ओर अगर हम जा रहे हैं तो उत्तर पश्चिम का जो भाग है, ये जो भाग है उत्तरी भाग, इसको आप कोंकण जो कि मुंबई तथा गोवा, और मध्य भाग जो है ये कन्नड़ मैदान, जो मध्य भाग है यहाँ पर आपको कन्नड़ मिलता है, जो केरल है यहाँ पर कन्नड़ मैदान, और दक्षिण का भाग जो है वो मालाबार तट कहा जाता है, और दक्षिण का जो ये जो दक्षिण का भाग है इसको आप मालाबार तट कहते हैं। 3 भाग हैं, एक है कोंकण, एक है मध्य जिसको कन्नड़, और तीसरा है दक्षिण भाग जिसको आप मालाबार तट कहा जाता है। संकीर्ण मैदान आपको जो अरब सागर के बीच में स्थित है, जो पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में ये स्थित संकीर्ण मैदान है। और यह आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का यह विस्तार है, और यह जो है अरब सागर से लेकर पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल खाड़ी तक जो है इसका विस्तार है। इतना हम पढ़े। आगे है कि बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है, और बंगाल की खाड़ी जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये इसका जो स्थान है वो थोड़ा चौड़ा और समतल भी है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, और उत्तर के भाग में इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार। उत्तरी भाग में उत्तरी सरकार बोलते हैं, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। जब ये दक्षिण के भाग में होता है तो ये किसको, कोरोमंडल तट के नाम से इसको आप जानते हैं। बड़ी नदियों में जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करता है। जो अरब सागर है, अरब सागर के भाग में जो दक्षिण के भाग है उसको कोरोमंडल तट, यहाँ पर दक्षिण का जो भाग है ये कोरोमंडल तट हो जाएगा, और जो उत्तर का भाग है उसको आप उत्तरी सरकार बोलते हैं। और यह जो भाग है इसमें जो है महानदी, कौन कौन नदी आती है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे आती है। और यहाँ पर जब आती है जो बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण, जो बीच का स्थान होता है नदियों दो बीचों के जो बीच जो बालूघाट आपको ऊपर दिखता है वो क्या होता है, डेल्टा होता है। ये जो है इस यहाँ पर आपको वो डेल्टा, बहुत सारे डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। जो चिल्का झील जो है ये जो
ये जो चिल्का झील यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये जो है क्या है, ये पूर्वी तट का है। यह महत्वपूर्ण भू लक्षण आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए, क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? यह क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। यह ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। जब आप भारत का नक्शा को देखेंगे तो ये यहाँ पर ओडिशा है और ये ओडिशा हो गया, और यह जो दक्षिण मतलब नीचे, और दक्षिण मतलब नीचे, ओडिशा के जो नीचे है, ये भारत का सबसे जो है खारा पानी वाला झील है। यहाँ पर चिल्का झील कहाँ पर, ये भी पूछा जाता है, कहाँ पर है और कैसा, इसका किस नदी से इसका निर्माण होता है। तो यह महानदी डेल्टा के दक्षिण में है और यह ओडिशा में है। भारत का यह सबसे खारे पानी वाला झील है, ये जो है याद रखेंगे आप। अब हम पढ़ेंगे द्वीप समूह के बारे में। देखिए, द्वीप समूह क्या है, आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग जो है अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह जो है द्वीप समूह का भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? देखिए, एक द्वीप समूह है, यहाँ पर आप जो समुद्र के बीच का जो स्थल है वो भाग द्वीप कहलाता है। चारों पट्टी से ये द्वीप है। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की एक स्थिति, यहाँ पर जो केरल के पास जो है मालाबार तट के पास स्थित है, कौन है, तो लक्षद्वीप है। और द्वीपों का यह सब जो है समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। ये द्वीप जो है छोटे प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। इनको जो है पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। पहले किन नाम से, तो लकाद्वीप और मिनिकॉय या एमिन द्वीप के नाम से लक्षद्वीप को जाना जाता था। 17 यहाँ पर देखेंगे तो 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप कब रखा गया, तो 1973 में। यह 32 किलोमीटर क्षेत्र 32 किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना, मात्र 32 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है लक्षद्वीप है। और कवारत्ती द्वीप जो है, कवारत्ती द्वीप लक्षद्वीप की प्रशासनिक जो है मुख्यालय है, कौन है, तो कवारत्ती द्वीप जो है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप पर जो है द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत ही प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पंछी अभ्यारण्य है। कहाँ पे, तो यहाँ पर जो है पिटली द्वीप है, वहाँ पर जो है मनुष्य नहीं रहता है, लेकिन पंछी अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण के तरफ फैले द्वीप की श्रृंखला की ओर हम ध्यान देंगे तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर देखेंगे तो केरल के मालाबार तट में ये जो भाग है ये केरल है, और ये जो भाग है यहाँ पर आपको लक्षद्वीप है। और जब आप बंगाल की खाड़ी में देखते हैं तो यहाँ पर एक उत्तर से लेकर पश्चिम जो है दक्षिण की ओर फैला हुआ आपको द्वीप मिल रहा है। ये क्या है, तो ये अंडमान और एवं निकोबार द्वीप है। ये जो भाग दिख रहा है ये अंडमान और निकोबार द्वीप है। और ये जो भाग आपको मालाबार के तट के बगल में आपको दिखता है, जो अरब सागर में आपको दिख रहा है, ये कहाँ है, तो ये जो है ये लक्षद्वीप है। ये क्या है, लक्षद्वीप है। यह जो है द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या के लिए महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ये द्वीप विषुवत के समीप स्थित है। यहाँ जो है यह एवं यहाँ के जलवायु विषुवतीय हैं तथा घने जंगलों से आच्छादित हैं। ये कहाँ पर है, विषुवत के समीप स्थित है, और यह जो है बंगाल की खाड़ी के उत्तर दक्षिण में स्थित है। ये लंबा है। क्या आप जानते हैं भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बेरन द्वीप पर स्थित है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत में जो है एकमात्र ही सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बेरन द्वीप में है, द्वीप पर स्थित है। ये कहाँ पर है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बेरन द्वीप पर ये स्थित है। हम जो है अब आगे थोड़ा यहाँ पर प्रवाल के बारे में पढ़ेंगे। प्रवाल होता क्या है, तो देखिए, प्रवाल जो होता है वो प्रवाल पॉलिपस कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है। ये प्रवाल पॉलिपस जो है ये कम ही समय तक रहता है, सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहता है। इनका विस्तार छिछले तथा गर्म जल में होता है। छिछला और गर्म जल में इसका निर्माण होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित
होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रवाल रोधिका, दूसरा तटीय प्रवाल भित्ति तथा तीसरा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिकाओं का एक अच्छा उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया में कौन द्वीप है? तो ग्रेट बैरियर द्वीप जो है ये प्रवाल रोधिका के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इनके 3 प्रकार में आप देखें, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और तीसरा प्रवाल वलय द्वीप। और यह जो है ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। और प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हरासू आकार वाले रोधिका होते हैं। और क्या होते हैं? ये गोलाकार होते हैं, जो है हॉर्स शू आकार वाले, जो हॉर्स शू मतलब जो घोड़ा का जो है जूते के, घोड़ा के पाँव के जो है आकार का ये प्रवाल द्वीप जो है। यहाँ कहाँ पर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रवाल वलय द्वीप जो है वो किस द्वीप का प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। कौन? प्रवाल वलय द्वीप। 3 में देखें, प्रवाल वलय द्वीप था और प्रवाल रोधिका था और तटीय प्रवाल भित्ति था। हॉर्स में के रूप में कौन है? तो हॉर्स के रूप में आपको हॉर्स शू के रूप में आपको कौन दिखता है? तो प्रवाल वलय द्वीप। देखिए यहाँ पर कुछ और है कि विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश के प्राकृतिक संसाधनों में जो है समूह बनाते हैं। और उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं, जो हैं उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं, जो यहाँ पर खाने पीने जो चावल होते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको उपजाए जाते हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास के आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों के भंडार है। पठार का भाग जो है खनिज है, जिनसे देश के औद्योगिकरण के में विशेष भूमिका निभाई है। और तटीय क्षेत्र में आपको मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों का जो है उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश के विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास के अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। इस प्रकार से आपका जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन आपको हम जो 3-4 क्वेश्चन है ये आपको बता देते हैं जो ऑब्जेक्टिव में है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, कौन सा है? तो ये जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, क्या? प्रायद्वीप है। और भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो जो पूर्व का भाग है म्यांमार में आप देखेंगे तो पूर्व में आपको पूर्वी भाग के म्यांमार की सीमा का तो ये पूर्वांचल क्या है? ये पूर्वांचल है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी क्या है? तो कोकण जो है ये कोकण, ये भाग जो है कोकण का है। कन्नड़ में आपको देखते हैं तो बीच का भाग जो है कन्नड़ है। कोरोमंडल जो है निचला भाग आपको कोरोमंडल में दिखाई देता है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो पूरब का घाट। आपको पूरब जैसे ही बोलेगा तो आप कहाँ पर जाएंगे? तो ये पूर्व की भाग जो है अनाईमुड़ी, यहाँ पर सर्वोच्च भाग बोल रहा है तो ये खांसी की और जो है महेंद्रगिरी है, कंचनजुंगा है और अनाईमुड़ी। ये कंचनजुंगा कहाँ है? तो ऊपर में है। अनाईमुड़ी आपको पश्चिमी भाग में दिखता है। महेंद्रगिरी भी आपको जो है आपको कहाँ पर? तो महेंद्रगिरी आपको पूरब के भाग में आपको महेंद्रगिरी, और खांसी जो है पूर्वी घाट में आपको, पूर्वी घाट नहीं बल्कि ये खांसी आपको मेघालय में आपको दिखता है। महेंद्रगिरी आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर पूर्वी घाट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको आंसर जो है महेंद्रगिरी है। यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में आपको, उड़ीसा के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट था। यहाँ से बार बार जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो कि आप जो यहाँ पर देखेंगे देखिए यहाँ पर आपको पूर्वी घाट में जो है सबसे ऊंचा शिखर जो है ये कौन है? महेंद्रगिरी है, 1500 मीटर। आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था अभी तुरंत। और दक्षिणी भाग में देखेंगे तो आपका ये अनाईमुड़ी जो पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलता है, पश्चिमी भाग में। और पूर्वी घाट में कौन है? तो महेंद्रगिरी है, 1500 मीटर। तो इस प्रकार से आपका जो है चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। और खांसी जो ये मेघालय में है और ये जो है उत्तर
पूर्वी भाग के जो भाग हैं, मेघालय पूर्वी पूर्वांचल जिसको बोलते हैं, उस भाग में है। और महेंद्रगिरी जो है ये सबसे पूर्वी घाट का सर्वोच्च ऊंचा शिखर है। और अंडाईमुडी जो है ये कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी भाग में है। और कंचनजुंगा जो है ये कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में आपको जो उत्तर में दिखता है, उत्तर में आपको दिखता है। इस प्रकार से चारों को हमने देखा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ से आपको बार बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप बताएंगे आपको कैसा लगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैप्टर को एक बार दो बार बहुत ही गौर से देखेंगे, यहाँ से बार बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद।